चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपन, है ना बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। कभी बेटा हमारे पास दो वेक्टर्स दिए जाएं तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, और जिन लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है उनको अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बेटा समझने में, थोड़ा सा, क्योंकि मैं आज जो चीज़ें पढ़ाने जाऊँगा बाद में, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा लगेगा कि तुम्हें समझ में नहीं आया। तो बेटा आप जैसे ही एक लेक्चर ख़त्म होता है ना, मैंने वो वाला लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो जा करके सीधे आप उसको देख लेना, है ना। मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, अदरवाइज़ बेटा वो ग्रुप पे तो वहाँ पे तो ओपन है ही, तो जिसने सब्सक्राइब करके रखा है उसको मिल ही जाएगा वो, ठीक। तो वो चीज़ ज़रूर अटेंड कर लेना बेटा, लास्ट की एक क्लास। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे सब कुछ होने वाला है ना। मतलब आज की क्लास के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा आज की क्लास में। और सबसे पहला टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो हमारा कौन सा है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर होता क्या है, किसी से भी पूछा जाए यदि, तो ज़रा देखना बेटा। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, एक बार सुन के रखिए। अभी जो मैं पोजीशन वेक्टर बताने जा रहा हूँ ना बेटा, वो 2D में बता रहा हूँ। मतलब हम लोगों ने याद करिएगा, अभी तक हमने 2D पढ़ के रखा है। वो याद है कार्टेशियन प्लेन, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। तो हम लोग 2D में हम लोग ये चीज़ पढ़ के रुके हैं। आज इस बार हमको 3D में भी जाना है। मैं जस्ट 2D के बाद में 3D को भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, है ना। तो पहले 2D में समझिए, उसी चीज़ को मैं 3D में बता दूंगा, है ना। ज़रा ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ बेटा। जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करने जाते हैं तो एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर होता क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए और बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखना अपने दिमाग में, ध्यान देना। एक्स एंड वाई बेटा, हम लोग ये बोलते हैं कि कभी भी पोजीशन, नाम से समझ में आ रहा है कि किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जिस वेक्टर का यूज़ करते हो ना, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जिस वेक्टर का यूज़ करते हो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब बात आती है सर क्या होता है ये, कैसे बताएं, तो ज़रा ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ, रिलेट करता हूँ। मैंने तुम्हें एक पहले भी एग्जांपल दिया और मैंने बोला कि कभी जैसे मान लीजिए बेटा हम लोग कभी कभी जाते हैं कॉलोनी में, ठीक है। आप मेरी कॉलोनी में आए, चलिए, है ना। आपको कोचिंग आना था, मेरी कोचिंग आना था, इंस्टीट्यूट आना था। आपको इंस्टीट्यूट आना है, आपने गए, आपने किसी से पूछा यार भाई सक्सेस मंत्रा कहाँ पे है ना। अब सक्सेस मंत्रा कहाँ पे है, तो देख उसके बोलने के तरीके होते हैं लोगों के बताने के आंसर्स, है ना। वो कई बार ऐसा तुमसे बोलते हैं जो जनरली दिया जाता है ना, दादा लोग रहते हैं ना, उन लोग से पूछो किसी से भी कि सर सक्सेस मंत्रा कहाँ है दादा, तो वो क्या बोलेंगे, यार नाक की सीध में चले जा, 10 घर छोड़ के 11वां वाला सक्सेस मंत्रा है, ऐसा बोलते हैं। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बोलते हैं उसी से रिलेट करते हुए बता रहा हूँ आपको। तो वो क्या बोलते हैं हमसे बोलते हैं कि यार 10 घर छोड़ और नाक की सीध में जाना। ये स्पेशल है कि नाक की सीध में जाना और 10 घर के बाद 11वां वाला जो घर है ना वो सक्सेस मंत्रा है। अब मीनिंग समझना। इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा होता है पता है, या तो नाक की सीध बोलता है या कई बार ऐसे बोलता है इंडिकेट करके, भाई उधर चले जा, 10 के बाद 11वां घर, ये वाला। तो बेटा ये जो चीज़ है हम ऐसा इंडिकेट कर रहे होते हैं ना, ये वाला चीज़, या वो मुझे बोल रहा होता है कि नाक की सीध मतलब क्या हो रहा है पता है, वो डायरेक्शन बता रहा था। वो मुझे बता रहा था भाई कि मतलब भाई तो सीधे सीधे जा, स्ट्रेट जा। मतलब उसने नाक की सीध बोलने का मतलब हो गया डायरेक्शन बता दिया। दूसरी चीज़, उस घर के लिए जब जा रहे हो, पहुंच रहे हो, तो सक्सेस मंत्रा के लिए जब तुम पहुंचोगे तो उसने बोला 10 घर छोड़ के 11वां, 10 घर छोड़ के 11वां वाला घर सक्सेस मंत्रा है। तो बेटा 10 छोड़ के 11वां जो बोला ना उसने, इनडायरेक्टली उसने लेंथ बताया कि आपको कितना लेंथ ट्रेवल करना है, आपको 10 घर क्रॉस करने हैं फिर आपको 11वां वाला मिलेगा। तो वो जो है ना लेंथ बता रहा होता है कि 10 के बाद 11वां, मतलब इनडायरेक्टली देखो उसने दोनों चीज़ें बता दी। उसने तुम्हें मैग्नीट्यूड भी बता दिया कि कितना जाना है और डायरेक्शन भी बता दिया कि किस डायरेक्शन में जाना है, तब जा करके हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच पाते हैं ना। तो हम लोग उसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ, पोजीशन वेक्टर की। जैसे मान लें सक्सेस मंत्रा की पोजीशन कहाँ पे है, वो बताने के लिए उसने एक मैग्नीट्यूड बताया, एक उसने डायरेक्शन बताया, ऐसे ही करा ना बेटा। तो मैं वही चीज़ समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए अब हम पॉइंट्स के बारे में बात करने जाते हैं। कोई भी पॉइंट यदि हमारे पास होगा, कैसा होता है बेटा पॉइंट बताओ, तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक पॉइंट है P इस तरह से। जैसे हम लोग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की बात करने जाएं तो हमने बोला ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, है ना। अब इस पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी है, पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि पॉइंट की पोजीशन किधर होगी। तो आपको इसके लिए क्या बताना पड़ेगा बेटा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, समझ में है। और पोजीशन वेक्टर बताने का मीनिंग क्या होता है यार, उसको मैग्नीट्यूड भी बताना है और उसको डायरेक्शन भी बताना है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चीज़ें बताएंगे तब जा करके वो चीज़ निकलेगी, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने ये बोला, दूसरी चीज़ सुनो ध्यान से। इतना समझ में आया कि पॉइंट बताने के लिए दो चीज़ें लगेंगी सर, मैग्नीट्यूड लगेगा, डायरेक्शन लगेगा, मतलब वेक्टर लगेगा। अब सुनो एक और चीज़ पे ध्यान रखना, स्पेशली एक एग्जांपल लेकर के रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ को, बस ध्यान से समझ के रखिएगा।
जैसे मान ले बेटा तुमने मुझसे फ़ोन पे बात करी किसी बच्चे ने, है ना, मान लो किसी बच्चे ने बात करी और मुझसे बोला यार सर सक्सेस मंत्रा कहाँ है, मुझसे एड्रेस पूछा। अब जरा सोचो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए कि ये मेरे लिए सक्सेस मंत्रा है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से एक रोड यहाँ से जाती है, यहाँ पे पूरा ग्राउंड बना हुआ है, याद है, नौचंडी मंदिर, और यहाँ पे नौचंडी टेम्पल है, ये मंदिर है, ठीक। अब इसमें ये सक्सेस मंत्रा है, तो ये लाइन पे भी बहुत सारे घर बने हुए हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक, सबके घर हैं अलग से। अब ज़रा समझना मेरी बात, ध्यान से समझिएगा। मान लो मैं तभी तुमसे ऐसा बोलता कि तुमने मुझसे फ़ोन पे बात करी, ध्यान से देखिएगा आंसर्स बताने के तरीके। तुमने मुझसे पूछा कि सर सक्सेस मंत्रा कहाँ पे है, मैंने तुम्हें क्या दिया, बोला, मैंने बोला भाई तू शर्मा जी के घर आना, शर्मा जी के घर के बगल में मेरा घर, मतलब सक्सेस मंत्रा है, शर्मा जी के बगल में सक्सेस मंत्रा है। पहुंच पाएगा क्या कोई नया बच्चा? अरे बहुत भरे पड़े यार शर्मा जी, ऐसे समझ में आ रहा है? अरे एक शर्मा जी थोड़ी ना है, शर्मा जी कितने सारे होंगे खंडवा में। कौन से शर्मा जी भैया, कौन से शर्मा जी के घर में बगल में जाऊं? हो सकता है कि वो खुद ही शर्मा जी हो। समझ में आया मेरी बात? तो यदि मैं ऐसा उसको दूंगा ना कि भाई तू शर्मा जी के घर के बगल में आ जा, तब तेरे को मेरा सक्सेस मंत्रा मिल जाएगा, तो वो बहुत ही गलत तरीका है मेरा बताने का, क्योंकि वो नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब बहुत एक रेयर केस है, प्रोबेबिलिटी 0.0001 बोल सकते हैं कि कभी सही जगह पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं तो पहुंचेगा ही नहीं। अब सुनो, मैंने दूसरा तरीका दिया। अब मैं उसको कैसे बोलता हूँ, ध्यान से समझना मेरे। अब मैं उसको एड्रेस बता रहा हूँ उस चीज़ को, मैं कैसे बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने बोला यार मेरी कोचिंग के जस्ट बगल में है ना, थोड़ा सा आगे जा करके नौचंडी मंदिर है, नौचंडी मंदिर है। बेटा नौचंडी मंदिर वो चीज़ है ना जो हमारे खंडवा में सब लोग जानते हैं, है ना, फेमस मंदिर है, ठीक है। अब हर कोई जानता है, किसी भी ऑटो वाले से बोलोगे वो पहुंचा देगा, किसी से भी बोलोगे, कभी भी पूछोगे, सब बता देगा तुम्हें नौचंडी मंदिर का है। अब मैंने यदि उस बंदे को बोला ऐसा, ध्यान से समझना बेटा, मैंने बोला भाई तू नौचंडी मंदिर पे आ, ठीक है, ठीक है, मैंने बोला नौचंडी मंदिर पे आ, फिर नौचंडी मंदिर से तू ग्राउंड को क्रॉस करना, और क्रॉस करके मतलब क्रॉस करना, तेरे को सीधे यहाँ पे आगे इतने डिस्टेंस पे मेरा सक्सेस मंत्रा मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात बेटा, मैंने उसको बोला नौचंडी मंदिर से फिर इधर क्रॉस करना तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ सर अब मैं पहुँच सकता हूँ उस जगह पे। क्यों? क्योंकि सक्सेस मंत्रा को लोग जाने ना जाने बात की बात है, बट नौचंडी मंदिर को सब कोई जानता है। तो हम लोग बोलते हैं कि नौचंडी मंदिर के रिस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन बताई, तो वो चीज़ ज़्यादा आसान हो गई पहुंचने के लिए, है ना। अब जरा देखो, अब मैं तुम्हें एक और तरीका समझाता हूँ। मेन चीज़ ध्यान से समझना, मतलब कहने का क्या है मालूम है, ध्यान से सुनो। मेरा जो सक्सेस मंत्रा है ना, उसको एक पॉइंट कंसीडर करो कि सक्सेस मंत्रा जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, ठीक है। तो उसको मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सक्सेस मंत्रा की पोजीशन बताना चाह रहे हो तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताओ, किसके रिस्पेक्ट में बताओ, किसी स्टैंडर्ड चीज़ के। जैसे नौचंडी मंदिर जो था ना, वो एक स्टैंडर्ड लैंडमार्क है जिसको लोग जानते हैं, तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप यदि मेरी पोजीशन बताओगे तो वो प्रॉपर वे होगा आपकी पोजीशन बताने का। या ऐसे किसी भी इंसान के रिस्पेक्ट में बताओगे ना, शर्मा जी वर्मा जी के रिस्पेक्ट में, तो वो चीज़ स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैंने बोला सबसे पहली चीज़ तो भैया स्टैंडर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है अपनी पोजीशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब लास्ट वाला काम ध्यान से समझो, बस हो गया अपना काम, अपन फिर फॉर्मूले में आने वाले हैं। मैंने बोला देखना बेटा, यदि मान ले बेटा वो बच्चा ऑटो से निकला, ठीक, ऑटो से जा रहा था, और सपोज़ करिए बेटा कि वो इसी लाइन से जा रहा था, तो इसी लाइन से उसको यदि मैंने बोला है नौचंडी मंदिर, तो वो पहले है ना, पहले जाएगा, पहले नौचंडी मंदिर पहुंचेगा, और फिर बोलेगा कि सर ने बोला था कि अब इसके बाद ऐसे आ जाना, तो फिर वो इसी रास्ते को लेकर के इधर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा देखो, हो सकता था ना, हो सकता था बेटा, एक चीज़ सोचना, ये चीज़ हो सकती थी, यदि वो इधर से जा रहा था तो इसके जस्ट बगल में ही तो सक्सेस मंत्रा है, मतलब जाते समय भी तो वो इस चीज़ को देख सकता था, बट वो उस पर फोकस ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको सक्सेस सर ने क्या बोला था, भैया पहले नौचंडी मंदिर फिर नौचंडी मंदिर से आना, तो वो सीधे सीधे पहुंचेगा। तो देखो उस बार कई बार ऐसा भी होता है कि सक्सेस मंत्रा को क्रॉस करके वो वहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखना बेटा, हमेशा समझना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आप अपनी पोजीशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताते हो, किसी स्टैंडर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हो चलना, उस स्टैंडर्ड पॉइंट से आपके वाले पॉइंट की तरफ। ध्यान से रखना इस चीज़ को कि उस स्टैंडर्ड पॉइंट से आप अपने वाले पॉइंट की तरफ मूव करोगे, मतलब एरो का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा ये वाला, ऐसा।
समझ में? तो एरो हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा, मतलब उस स्टैंडर्ड पॉइंट से उस कॉमन पॉइंट की तरफ एरो लगता है। तो जरा देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ, यदि तुम्हें समझ में आए तो बताना मुझे। मैंने बोला यार जैसे मान लें ये एक्स एक्सेस था, ये वाई एक्सेस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि मैं किसी पॉइंट को बताने के लिए जाता हूँ कहीं पे भी, तो इस पी पॉइंट की पोजीशन यदि मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बोलना चाहता हूँ कि पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हम बोलेंगे पी का पोजीशन बताओगे किसके रिस्पेक्ट में? तो बताओ मुझे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट तुमको लगता है जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है? तो मैं बोलता हूँ ओरिजिन। अरे ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग ही वहीं से, तो इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला सर ये ओरिजिन आ गया। तो होता क्या मालूम है, इसकी जो तुम पोजीशन बताओगे वो किसके रिस्पेक्ट में बताओगे? उस स्टैंडर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे होते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यदि मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ तो मुझे बताओ क्या बोलोगे? यदि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट को बता रहे हो तो आप सबसे पहले तो इसे ज्वाइन करोगे। तो ये जो लाइन है ना, लाइन लेंथ, ये लेंथ बता रहा होगा मैग्नीट्यूड की भैया कितना चलना है। और दूसरी चीज़ आपको एरो लगाना पड़ेगा डायरेक्शन की, चलना किधर है। अब जरा सोचो, क्या मैं इस तरफ से एरो लगाऊं? तो मेरा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा ये मेरा नॉर्मल पॉइंट है और ये स्टैंडर्ड पॉइंट। मैं नॉर्मल से स्टैंडर्ड पॉइंट की तरफ नहीं जानता हूँ, स्टैंडर्ड को तो सभी जानते हैं, आपको तो स्टैंडर्ड से नॉर्मल पॉइंट पे जाना है। तो हमेशा एरो किधर होगा बेटा? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ओरिजिन से अवे, ओरिजिन से पी पॉइंट की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं कि ये मेरे लिए पोजीशन वेक्टर होता है, ओपी वेक्टर। ठीक है। और इस पोजीशन वेक्टर को जनरली हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आर वेक्टर से, स्मॉल आर और उसके ऊपर ऐसा वेक्टर बना दीजिए तो वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ थोड़ा सा समझ के कि थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया। तो अब मैं तुम्हें इन चीज़ों को लेकर के चलता हूँ मेन तरीके से कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है हमें। हाँ जी, चलिए बेटा, अब अपन आते मेन पॉइंट को समझाने के लिए। ठीक है, हाँ चिराग भाई है, बताता हूँ ना, रुक तो जा। अब देखो ध्यान से बेटा, जैसे हम इस पॉइंट के बारे में बात करने के लिए जाएं, ध्यान से समझिएगा, याद करना बेटा, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना, बस मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। एक बार मीनिंग आ जाएगा ना, फिर उसके बाद तो हम धड़ल्ले से करेंगे फास्ट। हाँ देखो, एक चीज़ बताना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को तुम बताते थे कभी भी, है ना, मैं आपको रिलेट करता हूँ। तो अपन क्या करते थे, याद करना, हम लोग क्या बोलते थे वहाँ पे कि किसी भी पॉइंट को बताने के लिए जाओगे तो अपन ऐसा करते थे, याद है, हम लोग बोलते थे 3,4, याद करो 3,4 होता था ना। अब 3,4 यदि मैं बोलने जाता था तो बेटा हम लोग क्या बोलते थे मालूम है कि x पे 3 चलना है, y पे 4 चलना है। मतलब मेंशन ही किया रहता था कि 3,4 है, इसका मतलब पहला वाला x पे 3 डिस्टेंस और y पे 4 डिस्टेंस जाओगे तब पॉइंट मिलेगा। तो हम 3 और 4 बाकायदा डिफाइन करके रखते थे, है ना। तो मतलब ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता था कि पहला वाला x, दूसरा वाला y है। मतलब यदि 3,4 बोलूँगा तो तुम यहाँ से बोलोगे सर x डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस, y डायरेक्शन में 4 डिस्टेंस, तब जा करके आपको ये मिलेगा पॉइंट। मतलब देखो यहाँ से प्रोजेक्शन लिया जाए तो ये 3 बता रहा होगा, और यहाँ प्रोजेक्शन लिया जाए तो ये 4, कि x पर हम 3 डिस्टेंस चले, y पर हम 4 डिस्टेंस चले। तो उसी पॉइंट को हम सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते थे, तो हम उसको लिखते थे 3,4। लेकिन बेटा अब हम क्योंकि पोजीशन वेक्टर में है, तो अब ये पोजीशन वेक्टर में जब हम लिखने के लिए जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर में लिखने के लिए हमें कुछ वेक्टर्स लगते हैं, यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहला वेक्टर कौन लगेगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के टर्म्स में जा करके हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। तो पहले यूनिट वेक्टर समझते हैं, देन इसका फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके देता हूँ। ध्यान से समझना यूनिट वेक्टर। वैसे मैंने पहले एक बार समझाया है लेकिन लास्ट क्लास में नहीं बताया, तो मैं अभी एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देना बेटा। जो हमने वेक्टर्स के टाइप देखे थे ना, उसमें एक वेक्टर होता है हमारा यूनिट वेक्टर्स। अब बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, सबसे पहली बात ध्यान से समझ लेना, बड़े काम की चीज़ है। बिना यूनिट वेक्टर के तो वेक्टर ही नहीं है, ऐसा सोचो बेटा। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है हम उस वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है ना कितना हो, 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसको हमने यूनिट वेक्टर बोला है, नाम से समझ में आ रहा है। तो हमने बोला यूनिट मतलब होता है 1, तो हमने क्या बोला बेटा कि मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1। तो मैंने बोला ठीक है सर, चलेगा। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझिएगा बेटा। बात आती है सर मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, फॉर्मूला क्या लिखूँगा, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया देखना, मैंने लिखा एक वेक्टर, लिखा ए वेक्टर। अब जरा समझो, आपने लास्ट की क्लास से अटेंड करी क्लास तो आपको पता है ए वेक्टर ये पूरा वेक्टर बताता था।
याद करो तो बेटा इस वेक्टर के पास क्या क्या की चीज़ें होती थी। हम बोलते थे सर उसका मैग्नीट्यूड भी होता था, उसका डायरेक्शन भी होता था। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिला देते थे तब जाकर के वेक्टर बनता था। मतलब ये जो ए वेक्टर है ना, एक्चुअल में इसके अंदर में ही मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है और डायरेक्शन भी छुपा हुआ है। अब कैसे छुपा हुआ दिखेगा थोड़े दिन बाद। तो मैंने बोला ए वेक्टर है ना, चलो ठीक है। तो मैंने बोला ए वेक्टर यदि मैं लिखता हूँ तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, इसके लिए जरा सोचो, मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और उसका डायरेक्शन भी लिख दिया। तो यदि आपको दोनों चीज़ें पता है बेटा, इसमें देखते हैं, यदि मैं ए वेक्टर लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि सर उसमें मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, उसमें उसका डायरेक्शन भी बता दिया। ठीक है, अब जरा समझना मेरी बात, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ आपको बनाना था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो सपोज करो बेटा, सपोज करो कि ये जो वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड 5 रहा, इनटू उसका कुछ डायरेक्शन रहा होगा वेक्टर का। तो अब बताओ तुम इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे बना सकते हो? तुमको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 1 कैसे बनेगा? जब मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 और 5 कैंसिल होगा तो 1 बन जाएगा। अच्छा, कभी मान लो यदि मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड 6 था और डायरेक्शन थी, तो अब इसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 6 से। तो 6 और 6 कैंसिल होकर के ये हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? ध्यान से सुनो ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा जाता था, तो जितना मैग्नीट्यूड हो ना, 5 हो तो 5 से डिवाइड करो, 6 हो तो 6 से डिवाइड करो, 7 हो तो 7 से डिवाइड करो। तो मैंने बोला जो भी मैग्नीट्यूड है उसको उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा तो ये वेक्टर हम मैग्नीट्यूड हमेशा कैंसिल होगा और क्या बनाएगा? 1। तो ये बना रहा होगा 1 इंटू साथ में दे रहा होगा डायरेक्शन, तो 1 इंटू डायरेक्शन। तो 1 के साथ में उसने क्या दे दिया मुझे? डायरेक्शन। समझ में आया? तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। देखो उसका मैग्नीट्यूड 1 बन गया। तो फॉर्मूला कब आया? जब हमने किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। तो बेटा उसी को हम लिखने का तरीका यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो ए वेक्टर ये हो गया। वेक्टर लिखने का मतलब है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अच्छा, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो बेटा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मॉड। ए वेक्टर लिखो और 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, तो मॉड लगा दिया। तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ये इनडायरेक्टली तुम्हें क्या दे रहा होगा? एक यूनिट वेक्टर, है ना। तो इसने मिलकर के मुझे एक यूनिट वेक्टर दिया, ठीक है बेटा। और इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है अलग। वो क्या है? आप ए वेक्टर की बात कर रहे हो, हाँ आपने बोला हाँ, और यूनिट वेक्टर है तो आपको क्या लगाना है बेटा? कैप। ये कैप बोलते हैं उसको, कैप, सिंपल कैप जो लगाते हो ना तुम, वही। तो हम क्या बोलते हैं? ए कैप। तो कभी भी हाँ ए कैप, तो ए कैप यदि मैंने बोला है तो कैप बोला, इसका मतलब है कि वो यूनिट वेक्टर है। तो कभी भी यदि मैं बोलूँ ना कि एक ए कैप, बी कैप, सी कैप, तो कभी उससे पूछने मत जाना कि भाई मैग्नीट्यूड बता। आप बोलना मुझे मालूम है मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो बेटा ये होता है मेरा ए कैप का फॉर्मूला, कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सपोज करिए मैंने बोला यार मेरे पास ए कैप है, ठीक है, संस्कार के पास बी कैप है, ठीक, विनय के पास सी कैप है, चिराग के पास डी कैप है, हाशिर के पास ई कैप है, ठीक है। अब सुनो, हम सबके पास एक एक यूनिट वेक्टर है अलग अलग, ठीक है। अब मैंने बोला दिव्यांशी से, क्या दिव्यांशी पूछ, देखो जो पूछना है। अब क्या दिव्यांशी कभी पूछेगी मुझसे कि सर बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, या हाशिर से पूछेगी या चिराग से पूछेगी? नहीं पूछेगी। क्यों नहीं पूछेगी? क्योंकि सबने यूनिट वेक्टर बोला है, तो सबको पता है कि यूनिट वेक्टर है, तो मतलब सर मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। अच्छा सुनो एक चीज़, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। यही 2 चीज़ें होती है ना। तो सोचो ना यार, क्या यदि ये सब अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं, यदि ये सब अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं और मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ होगी जो बदल के रखी होगी सबके पास, अलग अलग डिफरेंट होगी? वो कौन सी होगी? डायरेक्शन। कि इसके पास डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, मतलब सबके डायरेक्शंस अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है मालूम है? कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो मेनली दिमाग में फिट करके रख लो कि मेनली वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो कभी भी कोई बोले ना कि यार इसका डायरेक्शन बता दे इस वेक्टर का, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना। क्योंकि देखो तुम यहाँ से समझ गए ना, मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा 1, इनटू बचेगा सिर्फ डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है, बस। तो एक चीज़ को दिमाग में फिट करके रख लो भैया कि ये डायरेक्शन बताने के ही काम आएगा आपके हमेशा, ठीक है। तो हमने बोला हाँ भैया ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैंने लिख दिया। तो मैंने बोला यार ये मेरे लिए फॉर्मूला बनेगा। बोले क्या इस तरीके से मैंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, ठीक है बेटा।
तो अब एक चीज़ देखो, लास्ट काम, फिर मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और बताऊँगा। देखो ध्यान से, क्या बोलता हूँ मैं कि यहाँ से यदि तुम ए वेक्टर को निकालने जाओगे तो बात तो वही हो गई ना, इसको इधर ले जाना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो इनडायरेक्टली बताओ मुझे एक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जा करके बेटा हम लोग यहाँ पे वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले बताओ क्या यूनिट वेक्टर क्लियर हुआ? तो अब मैं बताता हूँ इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे बतानी है आपको। हाँ जी, ज़रा बताएंगे मुझे, क्या इतना क्लियर है? अब आइए बेटा, मैंने इतना आपको समझा दिया, तो सिंपल सा अब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बेटा। कभी भी उसने बोला कि यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो यूनिट वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो चलो मैंने यूनिट वेक्टर इतना समझाया। अब बात आती है स्पेशल वाली। अब ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ पे 3 स्पेशल वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑर्थोगोनल ट्रायड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ऑर्थोगोनल ट्रायड्स भी बोलते हैं इसको। अब क्या होता है ध्यान से समझिएगा बेटा, 3 यूनिट वेक्टर होते हैं। एक होता है आई कैप, इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरा होता है जे कैप, ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। बेटा क्लास मिस मत करना अभी कोई, है ना, ध्यान से देखना। और तीसरा है के कैप, के कैप। तो के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, तो हम लोग मेनली यहाँ पे 3 टाइप के यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर रहे होते हैं, एक आई कैप, एक जे कैप और के कैप। अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथ्स और फिजिक्स में हमारे पास यदि कुछ चीज़ें परपेंडिकुलर होती है ना आपस में, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो उसको ऑर्थोगोनल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल। तो हमने यहाँ पे जो बोला है ना ऑर्थोगोनल ट्रायड, ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलने का मतलब ये है कि हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर चीज़ों की बात कर रहे हैं। और ट्रायड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 3 है, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ चीज़ें क्या है, ध्यान से समझो। पहले 2D में देखते हैं, फिर आपको ये के कैप समझाएंगे। अभी के कैप बाद में समझते हैं, पहले 2D में देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, 2D में यदि मैं समझाने के लिए जाऊँ तो देखो ध्यान से, मैंने बोला था यार जब आप इस पॉइंट को बताने के लिए जाते थे तो इस P पॉइंट को लिखने का तरीका होता था सर 3,4। अब मैं क्या बोलता हूँ, नहीं भैया मैं वेक्टर में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा ध्यान देना, ध्यान से समझना। मैंने बोला आई कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो है ना वो मेरे लिए क्या हो गया, आई कैप, आई कैप। तो जरा सोचो आप कितना डिस्टेंस चलना चाहते हो, 3। मुझे बताओ एक आई कैप लिखने का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट वेक्टर है, तो ये लेंथ कितना हो रहा होगा 1। फिर एक और लेंथ घूमे तो 2 हो गया, फिर एक बार और घूमे 3 हो गया। समझ में? तो यहाँ पे जाकर के इसी चीज़ को यदि मैं ऊपर प्रोजेक्ट करने जाऊँ ना तो आपको ये पॉइंट मिल रहा होगा ऐसा। समझ में आया बेटा? तो हमने बोला ये मेरा पॉइंट हो गया इधर 3 वाला। तो आई कैप, आई कैप, आई कैप, ऐसे 3 बार आई कैप यदि मैं चला मतलब क्या हो गया, 3 आई कैप। तो जरा सुनो मेरी बात, हाँ ध्यान से मैंने बेटा 3 आई कैप का मीनिंग समझते हो क्या है? आई कैप बता रहा होता है कि मैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और 3 बता रहा है कि कितना चल रहा हूँ, 3 डिस्टेंस। तो 3 डिस्टेंस हो गया और आई कैप उसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो देखा जाए तो सोचो जरा तुम्हारा ये वेक्टर क्या डिफाइन हुआ होगा, जरा सोचना। आप कैसे लिखते हो वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन। कितना चले थे भैया तुम, 3, तो 3 डिस्टेंस हो गया। और डायरेक्शन कौन बताएगा, उसका यूनिट वेक्टर। तो किस डायरेक्शन में चले थे तुम, एक्स एक्सिस पे, उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप। तो 3 आई कैप यदि मैं लिखूंगा तो ये पता चल गया मुझे कि यार भैया जैसे ही मैंने 3 आई कैप लिखा ना तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि सर एक्स एक्सिस पे जाना है, आई कैप बता रहा है, और कितना चलना है, 3 डिस्टेंस। यदि मैंने लिखा 5 आई कैप तो मतलब एक्स एक्सिस पे जाना है और 5 डिस्टेंस। यदि मैंने लिखा -6 आई कैप, -6, तो माइनस क्या बताएगा कि आई कैप के अपोजिट। तो आई कैप इधर है तो माइनस आई कैप हमारा इस डायरेक्शन को बता रहा होगा। तो मतलब क्या होगा कि मुझे अपोजिट डायरेक्शन में इधर साइड 6 डिस्टेंस चलना है। ठीक है, बस इतना सा फंडा होता है। तो मैंने देखो 3 आई कैप लिखा। अच्छा अगला बताओ, इस पॉइंट पे जाने के लिए वाई पे तुम्हें कितना चलना था, सर 4 डिस्टेंस। तो वाई के लिए यूनिट वेक्टर कौन है, जे कैप। तो मैंने बोला देख यहाँ से एक जे कैप, फिर दूसरा जे कैप, फिर तीसरा जे कैप और फिर चौथा जे कैप। तो ऐसे करके मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इसको भी यदि मैं यहाँ से जा कर के मिला दूँ
तो देखो आपको ये पॉइंट मिल गया और आप कितना चले हो बताओ, 4 डिस्टेंस चले हो y पे और अलोंग y एक्सेस। तो क्या लिखेंगे आप इसे, 4 j कैप। 4 मैग्नीट्यूड हो गया, j कैप उसका डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? तो देखो जिस पॉइंट को तुम यहाँ पे पहले 3,4 लिखते थे, अब ध्यान से समझना, जिस पॉइंट को तुम पहले 3,4 लिखते थे, अब तुम उसी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में, ध्यान से समझना बेटा, अब तुम उसी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में, याद है पोजीशन वेक्टर क्या बोला था सर, ओ पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं इस पी पॉइंट का पोजीशन, ठीक है। तो एरो हमेशा इधर लगता है, उसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा इस आर वेक्टर को हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान देना, आर वेक्टर क्या होगा मालूम है, कितना चले हो एक्स एक्सिस पे, 3 डिस्टेंस, तो मैंने बोला 3 आई कैप। वाई पे कितना चले हो, 4 डिस्टेंस, तो क्या लिखा मैंने, 4 जे कैप, और दोनों के बीच में प्लस, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, बस प्लस करके लिखा जाता है इसे ना। तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप यदि मैंने लिख दिया तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, किस पॉइंट को, जो 3,4 था। तो 3,4 वाले पॉइंट को मैं अब यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप लिखता हूँ। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है पोजीशन वेक्टर का, कि किसी पोजीशन वेक्टर में यदि मैं तुम्हें लिख करके दे दूँ कि 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप, तो मतलब क्या, x पे 2 y पे -4, तो पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जा करके बेटा मुझे उस पोजीशन वेक्टर को लिखना होता है। तो मुझे अब बताओ थोड़ा सा, क्या तुम्हें समझ में आया ये दोनों चीज़ें? तो यदि इतना क्लियर है तो फिर मैं अब फॉर्मूला वगैरह निकाल के दूंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको अच्छे से। अब फॉर्मूले वगैरह, एक बार फॉर्मूला आ गया तो फिर प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। अब देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी 2D की बात करी है, अभी मैंने के कैप को बताया नहीं है, अभी बताने वाला हूँ, रुको ध्यान से। अब इसी चीज़ में अब मैं इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो कुछ फॉर्मूले निकाल करके देता हूँ आपको, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। यदि मैंने कभी बोला, एक स्टैंडर्ड वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैंने बोला आर वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप दे दिया मैंने तुम्हें, आर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब इसका मीनिंग समझना, फिर अपन बात करेंगे। इसके लिए मैंने बोला कि यार कैसे करोगे सर, तो देखो मैंने बोला ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मुझे मालूम है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप। अब ये जो पॉइंट है एक्चुअल में आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये क्या बता रहा होगा बताओ। तो मैंने बोला यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा सर पी, और इसके लिए उसने बोल दिया मुझे कितना, आर वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो हम क्या करते हैं मालूम, कुछ नहीं, सिंपल सा वही सोचो, एक्चुअल में पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट होगा, ए कॉमा बी, अरे एक्स वाला ए है, वाई वाला बी है, बस वैसे ट्रीट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, देख इस पॉइंट से ना इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा यहाँ से, तो ये जो लेंथ आ रहा होगा ना, ये पूरा ये लेंथ मेरे लिए कितना हो गया, ए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस चला। इसी से मैंने वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लेंथ कितना आ रहा होगा, तो मैंने बोला बी, क्योंकि वो इस पर चला है, ठीक है भैया, मैंने निकाल दिया दोनों। अब ये दोनों चीज़ें निकल गई, अब हमसे पूछा क्या जाता है वो ध्यान से समझिएगा। तो ये जो पी पॉइंट है ना, ये मेरा पोजीशन बता रहा था, तो किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन। तो मैंने बोला यार ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो रही है सर, चलो ये, तो बताओ मुझे पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा इसका। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करोगे इससे, तो मैंने कर दिया। फिर ज्वाइन करने के बाद क्या करते हो मुझे बताओ, ज्वाइन करने के बाद एरो किधर लगेगा हमेशा पोजीशन वेक्टर में, स्टैंडर्ड पॉइंट से बाहर। तो स्टैंडर्ड पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन से बाहर की तरफ आपने एरो लगा दिया, भैया ये वाला एरो हो गया। तो इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए आर वेक्टर निकला। तो इसको मैंने बोला कि यार ये मेरे लिए आर वेक्टर हो गया, इसको मैं पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ। चलो भाई मैंने बोला ठीक है, ये मेरा आर वेक्टर है, इसको मैंने पोजीशन वेक्टर बोल दिया। अब सुनो, मुझसे पूछा क्या जाता है, मुझसे पूछा जाता है मैग्नीट्यूड निकालो। देखो कितना आसान है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था मुझे। अब ध्यान देना बेटा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि तुम निकालना चाहते हो तो आर का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, आर ऐसा। अब जरा सोचो, ये चीज़ निकालने के लिए जाओगे, नहीं बेटा tan थीटा नहीं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात बेटा, ये लेंथ a है, ये b है, तो इसको मैंने b बोल दिया, ये भी b हो गया होगा। अच्छा सुनो, यदि मैं एक बात करने जाऊँ इसी में मैग्नीट्यूड निकालते समय, तो मैं एक काम करूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP है ना, मुझे बताओ PGT लग सकता है। PGT क्यों लगा रहा हूँ मालूम है, देखो तुम्हें आर वेक्टर दिया ना, मतलब a और b तो पता है, तो a और b पता है, मतलब ये लेंथ भी पता है, ये भी पता है, और निकालना कौन सा है, ये OP। अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब जानते हो ना, सिर्फ लेंथ, तो O से P तक का जो लेंथ होगा वही मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या हो रहा होगा, मैंने PGT लगाया, तो मैंने बोला OP स्क्वायर इक्वल टू हो रहा होगा OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो बेटा
ओ पी स्क्वायर को ही तो मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। और यहाँ से कितना आ रहा होगा बताइए बेटा मुझे, तो ये हो गया एक्स, ये अपना है ना ए, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर और ये बी, तो प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको यदि तरीके से लिखने जाऊँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मेरे लिए क्या निकल के आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकल के आता है कि कभी भी कोई वेक्टर यदि तुम्हें दे दिया जाए, आर वेक्टर दे दिया जाए, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या है बताऊँ, कुछ नहीं है, जो आई कैप का कोफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपका हमेशा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किस चीज़ का, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का। तो किसी भी वेक्टर का यदि आपसे वो बोलता है आप मैग्नीट्यूड निकालो, तो बिल्कुल बिंदास तरीके से निकालने का बेटा, आई के वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए प्लस जे के वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, फिर पूरे का अंडर रूट ले लीजिए, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। अब यदि तुम्हें इतना समझ में आया तो मुझे बताओ, तो मैं अब इसको 3D वाले में के कैप का भी इफेक्ट बताता हूँ, फॉर्मूला बना करके देता हूँ, आपको समझाता हूँ। हाँ अब देखना बेटा ध्यान से, अब आते हैं अपन मेन 3D पे। अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लोग अभी लाइव क्लास में हैं, मैं उतने अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि 3D है ना, इमेजिनेशन पे जाएगा वो पूरा कहीं ना कहीं, ठीक है। इस चीज़ को मैं जैसे ही ऑफलाइन होगा ना तो उस समय आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी मैं मीनिंग समझाता हूँ सिंपल, है ना। बाद में तो आपको फील करवा दूंगा कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, जब हम 3D में बात करने जाएँ बेटा, 3 डायमेंशन में क्या होता है, 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो हमने ऐसा बोला, देखो ये एक्स, मान लीजिए ये वाई इधर और ये जेड, इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो वो तीनों मिल करके हमारे को 3D बना के देते हैं। तो जरा देखो एक चीज़ ध्यान से, ये तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और क्योंकि मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि थर्ड वाला एक्सेस ही नहीं है बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड 2D है, बना 3D रहा हूँ। अब ध्यान से समझो, मतलब बता दूँ, जैसे ये एक्स एक्सेस बोलो, ये हाथ, ठीक, ये इसके परपेंडिकुलर होगा वाई वाला, तो वो ये हो गया। और जेड कौन होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये तीन एक्सेस होते हैं बेटा, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, एक जेड एक्सेस। यदि तुम अपने रूम में देखो जहाँ पे तुम बैठे हो, तो तुमको एक रूम में एक लाइन मिल रही होगी लेंथ, एक सामने होगा ब्रेड्थ और तीसरा होगा हाइट। तो लेंथ हो गया एक्स एक्सेस, ब्रेड्थ हो गया वाई एक्सेस, तो हाइट हो गया जेड एक्सेस। तो बेटा ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो जब हम 3D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने जाते हैं ना, तो मुझे 3 एक्सेस लगता है बेटा। तो देखो अभी तक हम क्या बोल रहे थे, सर एक्स एक्सेस की डायरेक्शन कौन बताता था मेरे पास, यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई की डायरेक्शन कौन बताता था, यूनिट वेक्टर जे कैप। जेड की डायरेक्शन कौन बताता था, यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब इसमें किसी पॉइंट को स्पेस में डिफाइन करने के लिए जाऊंगा, तो जब हमारे पास, ध्यान से समझना बेटा, जब हमारे पास एक पॉइंट 3D में बताना है, तो जब हमने 2D में बताया था तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट लगते थे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब जब मैं 3D में बताने जा रहा हूँ तो कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, 3। तो मान लीजिए मैंने उस तीनों कोऑर्डिनेट को ऐसा लिख दिया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ध्यान से समझिएगा, अब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड यदि मैंने उसको लिख दिया है, तो मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर यदि इस पी पॉइंट का निकालने जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि भैया सबसे पहले निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी तो ओरिजिन से पी पॉइंट को ज्वाइन करो, तो मैंने ज्वाइन किया। अब एरो किधर लगेगा, ओ से पी की तरफ बाहर, तो मैंने ये बाहर की तरफ पोजीशन लगा दिया, चलेगा। तो इसको मैंने ओपी वेक्टर बोला और ये एरो बता रहा होगा मुझे डायरेक्शन उसका। तो ये जो पूरा ओपी वेक्टर है ना, इसी को पोजीशन वेक्टर बोलता हूँ। तो ये पोजीशन वेक्टर मेरे लिए कैसा है, मान लीजिए आर वेक्टर फिर से, ठीक है। तो जरा बताओ मुझे एक चीज़ बताना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड यदि मैं लिखूँगा, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जाना है, वाई पे वाई डिस्टेंस जाना है, जेड पे जेड। तो इसी चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा, मेरे को मालूम है कि सर आई कैप बताता है एक्स पे जाने वाली डायरेक्शन, जे कैप बताता है वाई की डायरेक्शन, के कैप बताता है जेड की डायरेक्शन। तो इनडायरेक्टली मैं यदि इस आर वेक्टर को लिखने जाऊं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सर बताना, एक्स चलना था एक्स पे, तो मैंने लिखा एक्स आई कैप, जे वाई जे कैप, जेड के कैप, और सबको प्लस कर दिया। तो ये जो वेक्टर निकल के आया ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर निकल के आया कि आर वेक्टर जो है मेरे लिए, आर वेक्टर वो क्या हो रहा होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
तो बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में जब करा ना तो वो मेरे लिए आर वेक्टर डिफाइंड हुआ आर, तो मैंने आर वेक्टर को डिफाइन कर दिया इस तरीके से, तो ये मेरे लिए पोजीशन वेक्टर निकल के आता है। ठीक है, अच्छा सिमिलर वे में जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला था, क्या निकला था बेटा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के, सेम तरीके से यहाँ पे भी निकल के आता है। 3D में पूरा विजुलाइज करवाऊंगा तुम्हें जब अपन ऑफलाइन में आएंगे। ठीक है, अरे मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो 3D का चैप्टर ही है, वहाँ तो पूरा मैं पूरा विजुलाइज करवा करके आपको ला करके दूंगा ही दूंगा ये चीज़ें। ठीक है, अभी बस समझ लो डायरेक्ट क्या करना है बेटा, इसके लिए अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर, और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मेरे लिए पूरा निकल के आता है बेटा। तो कभी भी अब आपके पास यदि कभी कोई बोलता है कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो उसका मीनिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो अपन ऐसे निकालेंगे, और उसका मीनिंग क्या होता है, लेंथ क्या बता रहा होता है, कौन सा डायरेक्शन होता है। तो क्या तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया कि भैया यदि कोई वेक्टर दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते हैं। हाँ जी, चलो भाई अब समझना, अब मेन चीज़ पे आते हैं, अब मेन कॉन्सेप्ट पे निकलते हैं, सारी चीज़ों को लेके आते हैं। बेटा ये मैंने आपको आई कैप जे कैप के कैप बता दिया, उसमें अब मीनिंग क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सब चीज़ की बात कर रहे हैं, सब कुछ हमने कर दिया। अब मेन चीज़ पे आओ, जो मेन फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है बार बार, है ना। तो देखो बेटा मेन फॉर्मूला आपके लिए ये है आर वेक्टर और ये। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखो, यदि मैं तुम्हें आर वेक्टर लिख रहा हूँ ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मीनिंग क्या है मालूम है, क्या मीनिंग है कि सर मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया। मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखा है ना, तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मुझे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन यदि वो स्पेशली पूछता है कि मैग्नीट्यूड बता, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना। और हाँ इसी में एक और चीज़ देख लो, यहीं के यहीं कि यदि तुमसे बोलता इसी वेक्टर का यदि तुमसे बोलता है कि डायरेक्शन भी बता, है ना बेटा, इसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता, तो हम कैसे लिखते हैं, आर कैप। डायरेक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, आर कैप। आर कैप क्या होता है बेटा बताओ, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, अभी लिखा था ना, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिस वेक्टर की बात करोगे उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, अपन ने लिखा इसे। तो जरा बताओ तो मुझे क्या आएगा, मैंने लिखा आर वेक्टर तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ये रहा। ठीक, तो जब आप इसको निकाल करके दे रहे होगे ना, तो ये पूरा मेरे लिए फाइनल आंसर निकल के आता है बेटा। और इसको मैं बोलता हूँ कि ये मेरे लिए यूनिट वेक्टर बना। तो कभी कोई बोले तुमसे कि इस वेक्टर का डायरेक्शन निकाल करके दो, तो डायरेक्शन निकालने के लिए देगा, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा बेटा, आर कैप से, मैग्नीट्यूड बोलेगा तो इससे, है ना। तो बस ये अपना काम हो जाएगा दोनों चीज़ों का। ठीक, इस तरीके से आपको निकल के जाना होता है। क्लियर है क्या, निकाल सकते हो बेटा ये चीज़ निकाल सकते हो। तो मैं आपको अगला फंडा समझाता हूँ, है ना, बताओ। अब आ जाओ बेटा, अब मेन चीज़ मैं मेन फॉर्मूला निकाल करके दे रहा हूँ, वो ध्यान से समझना। अभी क्या है, ध्यान से देखना। अभी हमने जो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था ना, वो क्या था बेटा, एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। अब सुनो, ध्यान देना। अब मैं क्या बोलता हूँ, पोजीशन वेक्टर में स्पेशली ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से समझिएगा। ये मैंने बोला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बेटा मैंने बोला एक पॉइंट है, ध्यान से समझना, एक पॉइंट है ए। तो मुझे बताओ इस ए का अपना पोजीशन वेक्टर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैंने लिखा R1, ठीक बेटा। यहाँ पे मैंने R1 वेक्टर लिखा, इसका मतलब है कि मैं उसका पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिएगा, अब सुनना ध्यान से। तो ए पॉइंट का मेरे पास पोजीशन वेक्टर हो गया R1। अच्छा दूसरा, एक दूसरा पॉइंट है B, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोला R2। अब जरा मीनिंग समझना, एक चीज़ बताओ, यदि मैं ए का पोजीशन वेक्टर बता रहा हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये ओरिजिन। तो मैंने बोला ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ से लिखा, ये रहा, ठीक। तो एरो किधर लगेगा, ओरिजिन से बाहर, तो मैंने लगा दिया। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बता रहा होगा, मतलब इनडायरेक्टली ये पूरा जो है ना, ये मेरा R1 वेक्टर है, ये वाला। अच्छा बी पॉइंट का पोजीशन मैंने बताया, तो बी पॉइंट का पोजीशन कौन बताएगा, उसका पोजीशन वेक्टर। तो मैंने ओरिजिन से इसको भी ज्वाइन किया और इसका डायरेक्शन ये बनाया, तो मैंने बोला ये R2 वेक्टर बेटा, ये इसका पोजीशन वेक्टर बता रहा होगा। चलो दोनों चीज़ें हो गई। तीसरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अभी तक मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला था ना
कि आपको सक्सेस मंत्रा का एड्रेस चाहिए था, तो आपने नौचंडी मंदिर का रिस्पेक्ट लिया कि नौचंडी मंदिर के रिस्पेक्ट में आओगे, मतलब स्टैंडर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अच्छा देखो एक चीज़, मान लिया कि नौचंडी मंदिर से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे सक्सेस मंत्रा है ना, मैं मतलब मेरा घर है और मेरे बगल में शर्मा जी का घर है, 2 लोग। अब एक चीज़ बताना, कई बार हम आपस में भी तो पोजीशन बता रहे होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि मेरे रिस्पेक्ट में शर्मा जी का घर कितनी दूर है या शर्मा जी के रिस्पेक्ट में मेरा घर कितनी दूर है। तो हमेशा ध्यान से समझिएगा, हमेशा स्टैंडर्ड पॉइंट से ही एड्रेस नहीं बताया जाता, कई बार कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी बात की जाती है। जैसे समझो मेरी बात बेटा, ये मान लीजिए मैंने बोला ये टेम्पल था नौचंडी मंदिर, ठीक, मैंने यहाँ से बोला कि ये मेरा घर है ए, ये बी का घर है, ये सी का घर है। तो एक तरीका है कि मैं टेम्पल के रिस्पेक्ट में बताऊँ कि भैया इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी क्या है। कई बार ये भी तो पूछ सकता है ना कि ए के रिस्पेक्ट में मेरा सी किधर है, तो ए के रिस्पेक्ट में सी किधर है। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि यार उसका घर मेरे पीछे वाली लाइन में, या मैं बोलता हूँ कि बी के रिस्पेक्ट में उसका घर उसके आगे वाली लाइन में। तो हम कभी कभी कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी तो बात करते हैं ना। तो अब हम उसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं और वही चीज़ हमें मिलेगा। अब ये फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, यदि मैं तुम्हें कभी बोलूँ, लिखता हूँ आपको सब समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। मैं यदि बोलूँ तुमसे कि यार पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब मैं तुमसे बोलूँ कि बता पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मीनिंग समझते हो यार, बी की पोजीशन बतानी है ए के रिस्पेक्ट में, ए के, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन बता रहे हो, तो बताओ मुझे जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना वो स्टैंडर्ड पॉइंट होता है और हमेशा हमारा एरो किधर लगता है, उस स्टैंडर्ड पॉइंट से नॉर्मल पॉइंट की तरफ। तो आप यहाँ किसके लिए निकालने जा रहे हो, बी का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, ए से चलना स्टार्ट करोगे बी की तरफ, तो ये बनेगा ए बी वैक्टर, ठीक है। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा ए बी वैक्टर। तो यदि मैं ए बी वैक्टर कहीं लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर बता रहा हूँ भैया ए के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, समझ में आए। अच्छा, इसी तरीके से सोचो, यदि मैं इसी चीज़ को ऐसा बोलता, क्या मैं बोलता सर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होता मीनिंग, अब ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में, तो भैया उसका मतलब है कि बी से ए की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्शन ऐसा वाला फॉलो करेंगे, उसमें हम क्या फॉलो करेंगे, बी से ए की तरफ। तो इस तरीके से जा करके हम लोग निकालते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी ए बी वैक्टर, इसको क्या लिखोगे, बी ए वैक्टर, क्योंकि बी से ए पे जा रहे हो, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से सुनना, अब बात आई फॉर्मूला बनाने की, बात आई फॉर्मूला बनाने की, ध्यान से देखें कैसे बनाएंगे, ध्यान से बेटा। आपको मैंने R1 दे दिया, R2 दे दिया, मतलब मैंने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, बी का भी दे दिया है। मैंने बोला ए बी का बता या बी ए का बता, कैसे निकालेगा, कुछ दिमाग में आ रहा है, देखो ज़रा ध्यान से। ट्राइंगल है, ट्राइंगल लॉ कल हमने देखा था, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, याद है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें यदि ट्राइंगल लॉ लगाने जाएं तो ज़रा देखो तो कैसे लगेगा, ध्यान देखिए। हम लोग क्या बोलते थे, बेटा हम लोगों ने क्या बोला था, याद करिएगा, क्या बोल रहे थे, हाँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग बात कर रहे थे ना। क्या बोलते थे यार, दो वेक्टर जो सपोर्टिव होते हैं ना, उनका रिजल्टेंट कौन बताता है, अपोज करने वाला। तो यहाँ देखो कौन दो सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से देखो ओ ए फिर ए बी सपोर्टिव है, बट इसको नीचे आना था लेकिन ये अपोज कर रहे हैं, नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना ट्राइंगल लॉ लगा करके, बेटा क्या लगाऊंगा, बोलो क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर। देखना ध्यान से समझना बेटा, क्या लिखा मैंने, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी लिख दिया। अब सुनो, जैसे मैंने इसे लिखा तो मुझे बताना ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर की वैल्यू हो रही होगी बेटा यहाँ पे ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर यदि मैं लिखता हूँ तो वो मेरे लिए ए बी वैक्टर निकल के आएगा। तो ए बी वैक्टर का फॉर्मूला निकला ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए। और एक चीज़ बताओ मुझे, ओ बी क्या था, ओ से बी तक का,
तो उसी को तो पोजीशन वेक्टर बी बोलते हैं ना। बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ से ओ ए वेक्टर जो है ना पूरा, इसी को तो तुमने R1 बोला हुआ है, जो ओ बी है उसी को आपने R2 बोला हुआ है। तो बस लिख दो ना यहाँ से फॉर्मूला। बेटा क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ? ओ बी मीन्स R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये निकल के आया तुम्हारे पास ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालने का तरीका समझ में आया क्या? यदि आपको ए का पोजीशन दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और बोला ए बी का बताओ, तो आपको सिंपल बताओ एक तरीका याद करने का, डिस्प्लेसमेंट याद रखा करो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करो। तो R2 मतलब क्या हो गया? बी का पोजीशन वेक्टर। अरे देखो यार, ए बी ना ए से बी की तरफ गया है, तो फाइनली कहाँ पहुँचा है? बी पे। तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का इनिशियल वाला। तो मतलब देखो ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है ए बी पोजीशन वेक्टर का। अब मुझे बताइए क्या आपको ये समझ में आया कि ये, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको माइनस प्लस करेंगे कैसे। क्या इतना क्लियर है? कन्फ्यूज़न है तो पहले क्लियर करो, बढ़ते हैं, है ना। देखो जैसे तुमने ये निकाला, अब इसी में ज़रा सोचना एक चीज़, यदि मैं बी ए वैक्टर निकालता, बी ए, तो क्या होता? देखो ज़रा, तुमने एक चीज़ पढ़ा बेटा अपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट कल। तो बी ए इक्वल टू क्या मैं माइनस ए बी लिख सकता हूँ? सोच कर देखना, बी ए इक्वल टू माइनस ए बी। अरे देख, बी ए इधर से जाना है, ए बी इधर है, तो इस ए बी का अपोजिट वेक्टर है बी ए, तो माइनस साइन लगा देने का बस। तो माइनस ए बी लिखा जा सकता है। और माइनस ए बी यदि लिख दूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ज़रा देखो, माइनस और ए बी की जगह पे क्या है? R2 माइनस R1। तो देखो यहाँ से भी क्या निकल के आएगा? मल्टीप्लाई होगा तो ये R1 माइनस R2। और देखो अब आपको समझ में आया, यदि मैं यहाँ R1 माइनस R2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी वही वैलिड है कि फाइनल माइनस इनिशियल। यार बी से चला था, ए पे पहुँचा हूँ, तो फाइनल ए पॉइंट है, तो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का। तो मतलब बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बस बेटा इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आप हमेशा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स को निकाल लो, आसानी से निकल आएगा। ठीक है, अब बात आती है सर प्लस माइनस जो हमने लिखा है दो वेक्टर्स को, अब वो प्लस माइनस करते कैसे हैं, है ना। तो वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ पहले, बट इतना मेरा क्लियर हो गया बेटा, ये पोजीशन वेक्टर के नाम पे इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब मैं आपको प्रॉब्लम्स पे लेकर के चलता हूँ, तो अब थोड़ा सा समझ में आएगा, कल से हम प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे थोड़े से, है ना। अब चीज़ें समझ में आ रही बेटा, धीरे धीरे ना लेवल बढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, और चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं बहुत सारी, है ना, समझिएगा। चल अब इसके बाद मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसमें, या दो वेक्टर्स को मैंने अभी लिखा जैसे ना R2 माइनस R1, तो आप क्या कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, अब बेटा अब मेन चीज़ है, ध्यान से मानना, कैलकुलस वाला पार्ट, मतलब कैलकुलस मतलब अब कैलकुलेशंस चालू हो जाएंगे। ये होता है हमारा टॉपिक है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा ये सब समझो, फिर अपन नेक्स्ट वाली क्लास में पैरेलल वेक्टर पे आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे तो मैं पैरेलल वेक्टर से स्टार्ट करूँगा। पैरेलल वेक्टर मैंने अभी समझाया नहीं है, इसीलिए रोका हुआ था, ताकि आपको पोजीशन वेक्टर वगैरह आए ना तो सीधा अपन वहाँ पे प्रॉब्लम्स करते हुए निकलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। यदि मान लीजिए दो वेक्टर्स आपको दिए जाए, पहला सपोज करो फर्स्ट वेक्टर मैंने बनाया ए वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा वेक्टर है बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब बेटा यदि मैंने ये दो वेक्टर्स आपको बना करके दिए, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने आपसे बोला यार दोनों को ऐड करूं, दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं। अब दोनों वेक्टर को ऐड करने का तरीका देखना, a प्लस बी। अब जरा समझो मेरी बात, एक चीज़ समझ रहे हो यार, x1 i कैप का मीनिंग क्या है सर? x एक्सिस में x1 डिस्टेंस चला था, कौन? पहला वाला, और दूसरा वाला x2 डिस्टेंस चला है x एक्सिस पे, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे ना। देखो ध्यान से बेटा, आई कैप बता रहा है कि ये x एक्सिस पे जा रहा है, दूसरा वाला आई कैप भी बता रहा है कि ये x एक्सिस पे जा रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 3 चला एक 4 चला, तो ओवरऑल टोटल कितना चला? 7। तो होता क्या मालूम है, इसमें सेम डायरेक्शन वाले ऐड होते हैं। मतलब
आई कैप में आई कैप ऐड होता है, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप। समझ में? मतलब आई कैप के साथ जे कैप को ऐड मत करना, आई के साथ आई। तो हम इस दोनों को यदि ऐड कर दें तो मैं इसको ऐसा लिखूँ x1 प्लस x2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आई कैप बाहर आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा सर, y1 प्लस y2 और ये बाहर आया, प्लस z1 प्लस z2 और ये बाहर आया। तो हमने इसको ऐसा लिखा बेटा x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप प्लस z1 प्लस z2 के कैप। मतलब दोनों को यदि तुम ऐड करने के लिए जाते हो ना तो बेटा ऐड करते समय सिर्फ आई कैप में आई कैप ऐड होता है, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप। अच्छा, फिर बात आती है सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होगा, तो a माइनस बी वैक्टर, a माइनस बी वैक्टर। अब बेटा a माइनस बी वैक्टर यदि मैं बोलने जाऊँ तो a माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे समझना। a माइनस बी का मीनिंग होता है, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी वैक्टर की बात कर रहा हूँ। a माइनस बी वैक्टर मतलब क्या होता है मालूम मेरे लिए, आपको दोनों को माइनस करना है तो माइनस बी कौन होगा बेटा, आई कैप में से आई कैप, जे कैप में से जे कैप। बस मतलब क्या करना है, देखो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार पहले, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, पहला वेक्टर लिखा, माइनस x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब जरा सोचो तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है बेटा, देखो ध्यान से, तो मैंने लिखा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यहाँ से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब जैसे ही मैंने इस चीज़ को लिख लिया ना, अब मैं क्या बोला था, आई कैप में से आई कैप माइनस होगा तो x1 माइनस x2, इन दोनों को माइनस करना और इसके साथ में मैंने आई कैप लगाया। फिर बेटा y1 में से y2 वाला जाएगा तो प्लस y1 माइनस y2 जे कैप और प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो इस तरीके से जाकर के बेटा आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कभी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए मिले या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मिले तो आपके पास फंडा क्लियर है, इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान होते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है बेटा। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे ना, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर स्पेशल टाइप के होते हैं दो, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस। अभी याद है अपन लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसा लिखते हो ना, कभी कभी 2 इंटू 3 लिख देते हो, और कभी तुम्हारा मन होता है तो तुम ऐसा भी लिख देते हो 2.3, 2 इंटू 3 भी लिख देते हो, 2.3 भी लिख देते हो। कई बार मल्टीप्लाई करने का तरीका है ना कि डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी करते हैं, बट बेटा वेक्टर में जाकर के भैया कंट्रोल, मतलब अपनी फीलिंग्स को संभाल के रखना, जहाँ डॉट लगाना हो वहीं लगाना, जहाँ क्रॉस लगाना हो वहीं लगाना, क्योंकि दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम दो टाइप के देखने वाले हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो आएगा लेकिन 1-2 लेक्चर्स के बाद। पहले तो अभी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो मुझे बताओ सबसे पहली चीज़, क्या आपको क्लियर है बेटा दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके दिमाग में क्लियर है तो बोलो। तो मैं अब एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, एक प्रॉब्लम में आपको सारी चीज़ें करके दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग में बोला ही नहीं है, देख लें। तो बेटा ये वाला एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ अभी, ठीक है? 1 मिनट के लिए मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक? तो मैं चांस दे रहा हूँ कि एक बार सोच के देखो कि क्या आ रहा है इन सब के, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, आपको ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। अब इसको मैं सबको करके बताऊँगा एक एक करके, क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम है तो करके बताऊँगा, उसके बाद वाले फिर क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है? तो जल्दी से मुझे बता दो यार, मैं 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ आपके आंसर्स का। ओके, देखिए ध्यान से देखिए। अब आइए, अब इस प्रॉब्लम को देखते हो, ध्यान से डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें, ठीक है? एक प्रॉब्लम मेरे से देख लो आप बस। जैसे a प्लस बी फर्स्ट वाले केस में दिया था उसने, यार a प्लस बी बताना है, मतलब दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है ना? दोनों वेक्टर्स को ऐड करते समय बेटा सिंपली लिख लीजिए आप a और b वेक्टर को साथ में, ठीक है? मैंने लिख लिया 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप प्लस b वाला होगा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। बेटा ऐड करोगे तो कैसे ऐड करना है? आई कैप में आई कैप, जे कैप में जे कैप, के कैप में के कैप। तो जरा देखो तो आई कैप वाला यहाँ से कितना है 3, और यहाँ उसमें ऐड होगा 1, तो 3 + 1 और बाहर आई कैप लिख दिया, प्लस बेटा जे का कोफिशिएंट कितना है -4 और यहाँ से कितना है -2, तो ये जे कैप हो गया। अरे वैसे ही सिंपली बोल सकते हैं ना यार, -4j कैप -2j कैप -6j कैप, वही है। और प्लस के कैप, तो यहाँ से 1 और यहाँ से -3 और ये के कैप, तो बना क्या बताओ? 3 + 1 4 आई कैप, -4 -2 -6 जे कैप, और 1 - 3 मतलब -2 के कैप। तो ये मेरे पास a प्लस बी वेक्टर निकल के आ गया।
तो बेटा ए प्लस बी निकालने का फंडा ऐसा था, सीधा सीधा। ठीक है, चलो पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखें, दूसरे वाले पार्ट पे यदि जाओगे तो दूसरे वाले पार्ट पे क्या मिलेगा जरा ये सोचना, a माइनस बी वैक्टर है ना। अब बेटा a माइनस बी वैक्टर के बारे में यदि बात करने जाएं तो अब a माइनस बी मेरे लिए कौन होगा ये बताओ, पहले वाले में से दूसरे को माइनस करने का। तो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप माइनस साइन i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। करो बेटा क्या करेंगे, 3 माइनस 1 i कैप में i कैप, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा i कैप। फिर इधर से प्लस, यहाँ क्या आ रहा है -4 और ये माइनस माइनस प्लस 2j कैप, और यहाँ पे आएगा +1 और +3 k कैप। सिंपल है रे, माइनस कर लेना सीधे सीधे यार। ये हो जाएगा 2i कैप, ये -2j कैप, और ये हो गया +4k कैप। तो ये बन गया अपना a माइनस बी वैक्टर। दूसरा भी निकल आया। अब तीसरा देखो, अपने जो जो होते जाना है अपन टिक करते चलते, चलो ये क्या हो गया, एक ये हो गया। ठीक, अब तीसरी चीज़ अपन को क्या करनी थी जरा देखना ध्यान से। एक काम करो, 6th वाला भी निकाल दे। हाँ ध्यान देना बेटा, अपन थर्ड वाले पे आ जाते हैं, थर्ड ही ऑर्डर में। चलो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 3a माइनस 2b। अब इसको देख लेना, इसमें एक प्रॉपर्टी है 3a माइनस 2b। तो बेटा कुछ नहीं होता है, 3 लिख दिया, इनटू में a वेक्टर है, a वेक्टर को एज इट इज लिख दीजिए यहाँ से। तो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और माइनस 2b, तो -2 और b वेक्टर कौन हो रहा होगा, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। चलो बेटा इसको तो लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना दे, देखो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करने का कर दिया मैंने। बेटा बस 5 मिनट लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा, लेफ्ट मत करो अभी। तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 9i कैप माइनस 12j कैप प्लस 3k कैप। ये मल्टीप्लाई होगा तो -2i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप। अब जरा सॉल्व करिए, तो 9i कैप -2 तो कितना हो जाएगा, 7i कैप, -12 प्लस 4 तो -8j कैप, और 3 प्लस 6 9 तो प्लस 9k कैप। तो इस तरीके से बेटा अपना ये वाला भी निकल के आया। तो a 3a माइनस 2b बोला था तो निकाल दिया। तो देख बेटा ये वाला काम भी हो गया। ठीक, अब जरा सुनो मेरी बात। हाँ बस बेटा, बस 5 मिनट में मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, 5 मिनट में, है ना। अब देखो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब इसके बाद देखो ये मैं एक और बता देता हूँ। इसके बाद में है बेटा, बस मुझे मीनिंग समझा लेने दो एक बार, ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद नहीं करवा रहा मैं कुछ। ठीक, चलिए इसके बाद थर्ड वाले के बाद बेटा अपन आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। ठीक है, तो फोर्थ वाला अपन से क्या बोलता है यार, फोर्थ वाले में अपन को निकालना था 4a प्लस 3b। तो क्या करोगे बेटा, 4 टाइम्स a वेक्टर, तो a आ रहा होगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर कौन हो रहा होगा, प्लस 3 टाइम्स, और b वेक्टर कौन है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक, मल्टीप्लाई करना जरा, 4 इंटू 3 12i कैप माइनस 16j कैप प्लस 4k कैप। इधर जाएगा तो ये बनेगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 9k कैप। आ गया, ये हो गया मेरे पास। अब इसी चीज़ को सुनो, इसको सॉल्व करना तो 12 प्लस 3 15i कैप माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18j कैप, और प्लस 4 माइनस 9 तो मतलब -5k कैप। आपको ये वेक्टर भी निकल के आ गया। चलो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब पूछा था तुमसे डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, ध्यान से समझना। अरे यार मैं बोलना, चलो a प्लस बी है ना। अब a प्लस बी का डायरेक्शन निकालना है, फिफ्थ वाला, ये ध्यान से समझ लेना बेटा। डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी वेक्टर है ना। अब जरा समझना ध्यान से, ध्यान से। कौन है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जैसे ही आपका ये हो गया, अब डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी का डायरेक्शन यदि मैं निकालने के लिए जाऊं तो a प्लस बी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे बेटा, ये देखना। अब डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी बताना है ना, a प्लस बी का डायरेक्शन आपको बताना है, तो कैसे निकालोगे बेटा ये बताओ मुझे, उसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने जाएंगे हम लोग, तो किस तरीके से करेंगे ज़रा देखना एक चीज़, ध्यान देना बेटा। एक बार अपन लोग को ये करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, याद है अपन ने क्या बोला था,
या उसका वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा a प्लस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो a प्लस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर निकाला। एक चीज़ और देखो बेटा, a प्लस बी, अब a प्लस बी क्या था, अभी अपन ने निकाला था, है ना। उसी के बेसिस पे चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 3 + 1 कितना हो गया था, 4i कैप, फिर यहाँ -4 -2 मिलके हो गया था -6j कैप, और k 1 - 3 मतलब -2k कैप। चलो यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करें, तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा, √ऑफ i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो बेटा कितना आंसर आ रहा होगा ज़रा बताओ। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके आगे मैं आपको नहीं लिख रहा, मेरे पास स्पेस नहीं है। कितना हो रहा होगा, 16 + 36 और +4, तो 34 + 36 40 हो गया, और 50 56 √56 आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पूरे वेक्टर के अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, लिख देता हूँ यार, 4i कैप -6j कैप -2k कैप अपॉन में √56। तो ये जो चीज़ निकल के आ रही है ना, इसको मैंने लिखा और यहाँ पे बना दिया। तो ये मेरे लिए क्या निकल के आता है, ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता है यहाँ पे, ठीक है। यार क्लियर। तो इस तरीके से जाओ और यहाँ से निकाल करके लेकर के आ जाओ, ठीक। तो ये a प्लस बी का डायरेक्शन, तो मतलब किसी का भी बोले ना तो उसका सीधे यूनिट वेक्टर निकालो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b आप निकाल सकते हो। a का मैग्नीट्यूड यहीं के यहीं लिख देते हैं यार। क्या लिखेंगे बताओ, a का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू √ या 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अरे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड। तो ये कितना हो गया होगा बताओ मुझे, 9 + 1 10 और ये 16 √26, ठीक। ये आ गया आंसर। इसी तरीके से लास्ट अपन को यदि b का मैग्नीट्यूड लिखना है तो b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये कितना आ गया होगा, 4 + 1 5 और 9 √14, तो √14 ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जा करके बेटा a और b का मैग्नीट्यूड निकाला, और ध्यान देना a और b का मैग्नीट्यूड निकाला, और उसी के साथ में अपन डायरेक्शन ऑफ 3a - 2b निकाल रहे हैं, 3a - 2b। तो अपन क्या करेंगे बताओ, ये वाला था 3a - 2b, है ना। तो इस 3a - 2b वाले वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो उसका डायरेक्शन निकल आएगा। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर ना, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब अपनी क्लास यहाँ पे आज ख़त्म होती है, ठीक है। अब रुकना बेटा एक बार बच्चे।